मुद्दा गरम है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो गया, पूरी टीम नई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बिहार से आते हैं और बांकीपुर चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद वे वहाँ से हटे तो राज्यसभा गए थे। बांकीपुर में करारी हार के बाद संगठन का पूरा नया रूप दिया गया संगठन में, और इस बार युवाओं की टीम बनाने की पूरी कोशिश की गई। पर युवाओं की टीम बनते बनते इस टीम में कई खामियां दिखने लगी। जो भाजपा महिलाओं को लेकर लगातार आवाज़ उठाती रहती है कि महिलाओं को अधिक से अधिक जगह दी जानी चाहिए, और महिला परिसीमन बिल पे भी अड़ी हुई है, पर इन सब के बावजूद भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर दूसरी बात ये कि क्या यह टीम मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए ऐसे युवाओं की बनाई गई है, तो ये टीम 2029 के चुनाव में क्या बांकीपुर का इतिहास दोहराएगी, ये नए सिरे से पूरी भाजपा को खड़े करने के लायक हो जाएगी? इन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। हालांकि टीम बने कुछ समय हो गया है, पर टीम में धीरे धीरे जो खामियां बाहर आने लगी है वो बता रही हैं कि टीम का आकार जो है, विराट व्यक्तित्व वाले जितने भाजपा के नेता थे वो सब उसमें जगह नहीं पा पाए। पर दूसरी ओर एक और बात रही, इस टीम में जो कूदा कादी करके जो आ गए हैं, जो भी दूसरे भाजपा में जो लोग भी प्रवेश कर गए हैं, जिनको भाजपा में जगह मिल गई है राजनीति के में, उन सब लोगों को संगठन से दूर रखा गया है। मतलब इस बार भाजपा के ही लोग इस पर शामिल हुए हैं। तो ये भी देखेंगे कि इनका क्या भविष्य होगा। जो तमाम लोग संगठनों में आने के प्रयासरत थे, इसमें मध्य प्रदेश के भी कई दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस से गए थे, और उनको उम्मीद थी कि शायद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल जाएगी। अब देखते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितना क्या होता है। और इसी के साथ में जो है चुनाव को लेकर भी बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आएगी कि मिशन 2047 के लिए प्रधानमंत्री कब तक संगठन और समन्वय बनाने का काम करते रहेंगे। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं गौरव चतुर्वेदी जी, और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वे भाजपा के अच्छे विषयों के जानकार हैं। तो हमने सोचा कि इन्हीं से बात की जाए इस पूरे मामले में। तो गौरव जी ने कहा उसमें कि बहुत सारी खामियों के बीच भी युवा टीम का नेतृत्व किया जाएगा इस बार। क्या स्थिति बनेगी, इस पर ही बात करेंगे। क्या रहेगा गौरव जी, इस बार की टीम का क्या आकलन है? अगर टीम का आकलन करें तो हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति ना पूर्ण रूप से परफेक्ट होता है, ना कोई संगठन परफेक्ट होता है, लेकिन 70-30 के रेशो में हम इस टीम की कल्पना कर सकते हैं कि 70-30 के रेशो में अच्छी टीम बनी है। 30% राजनीतिक लिहाज से उन्होंने लोगों को लिया है। लेकिन जो दो सबसे बड़ी खामियां मैं आपको नवनीत जी बताऊं तो वो है, एक तो क्षेत्र के लिहाज से, राज्यों के लिहाज से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कहीं पर एकदम से बहुत ज़्यादा दे दिया गया, तो कहीं पर दिया ही नहीं गया। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 10 लोगों को संगठन में महत्व दिया गया है दिल्ली से, लेकिन आप कल्पना करेंगे लगभग 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके है, जिनमें से किसी राज्य से एक भी नहीं लिया गया है। दूसरा, इन 15 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अगले साल चुनाव होना है। ये माना जाता है कि जब भी कोई फेरबदल होता है संगठन का या सत्ता का, या संगठन या सत्ता का विस्तार करना होता है, तो जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है उन राज्यों में के लोगों को शामिल किया जाता है, उनको प्रमुख भूमिका में लाया जाता है, जिससे वहां पर वो काम कर सके। तो ये इस लिहाज से ये दो एक सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई। दूसरा, जिस महिला आरक्षण को और परिसीमन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात कर रहे हैं, संसद में विधेयक लेकर आए थे, उसके बाद 15 अगस्त को फिर उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। 33% आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो 33% आरक्षण के लिहाज से अगर हम माने तो लगभग 65 में से 21-22 लोगों को, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। कुल जमा 12 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, और इस लिहाज से देखें, अगर प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 18.49 पॉइंट समथिंग है, जो 33% का मापदंड पूरा नहीं करता है। तो क्षेत्र के लिहाज से, दूसरा महिलाओं के आरक्षण के लिहाज से, और तीसरा जो एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है नेता फूके हुए चेहरे के तौर पर सामने आते हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो
ठुके हुए नजर आते हैं, लेकिन सांगठनिक तौर पर उनका महत्व होता है। उन नेताओं को भी अगर दरकिनार कर दिया जाएगा, सत्ता में भी दरकिनार कर दिया जाए और संगठन में भी दरकिनार कर दिया जाए, तो पार्टी के कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती। तो कई बड़े चेहरे हैं जिनको बाहर रखा गया है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की एक और संभावना चल रही है, वो है। दूसरा, राज्यों में भी कुछ सत्ता परिवर्तन होने की बात है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे थे, अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है, गणेश सिंह है, इनको भाव ना देते हुए, इनको ना लेते हुए ऐसे चेहरे सामने लाए हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चूंकि वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया था, वीडी शर्मा को लेना पड़ा, लेकिन वीडी शर्मा के कद के हिसाब से अगर हम देखें तो वो पद नहीं दिया गया। ठीक है, मेहनत करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका उनको दिया गया। लाल सिंह आर्य हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो काम किया है, उस काम के लिहाज से उनको जो जगह दी गई उपाध्यक्ष की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वो बहुत बेहतर है। कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल को जो जगह दी गई, तरुण चुग को चूंकि पंजाब में चुनाव भी होना, तरुण चुग पंजाब से आते हैं, तो तरुण चुग प्रभार दिया गया को प्रभार दिया गया। बंशीलाल गुर्जर चूंकि एक बड़े किसान नेता हैं, इसलिए बंशीलाल गुर्जर को दिया गया। आशीष अग्रवाल ने जो परफॉर्मेंस अपना मीडिया सेल में जाकर के दिया था पिछले 2 टर्म में, उसके लिहाज से उनको वहां पर राष्ट्रीय जवाबदारी दी गई। अब कविता पाटीदार और गजेंद्र पटेल की अगर हम बात करें, आने वाले साल में गुजरात में चुनाव होना है। गुजरात में चुनाव के लिहाज से पाटीदार वोट सबसे ज्यादा है, तो कविता पाटीदार एक पटेल और पाटीदार वोटों पर एक मूवमेंट कर सकती, खड़ा कर सकती, काम कर सकती, वो है। और गजेंद्र पटेल भी चूंकि गुजरात से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है, आदिवासी वर्ग के नेता हैं, तो आदिवासी वर्ग की जो पैठ वहां पर गुजरात के आदिवासी वोटर्स हैं, उनके बीच में एक थोड़ा सा अपना प्रभुत्व छोड़ सकते हैं। इस लिहाज से ये नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के थे, मुझे लगता है कि एक जो आशंका या संभावना कई दिनों से बताई जा रही राजनीतिक हलकों में कि मध्य प्रदेश में कभी भी सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है या आशंका है, तो हो सकता उन चेहरों में से किसी एक के लॉटरी खुले। लेकिन सभी को अगर उनमें से अगर 2 को भी ले लेते तो ये माना जा सकता था कि अब इनका मुख्यमंत्री पद पर या मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार का भला नहीं होगा। तो अभी एक संभावना बनी हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिसाब से भी, और मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तन या जो भी होना हो उस हिसाब से। इस पूरी टीम में आज जैन समाज ने भी एक बात कही थी कि पूरे उसमें कहीं एक भी पद जैन समाज को नहीं दिया। क्या जातीयता का संतुलन भी इसमें कहीं गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं, देखिए, कुछ जगह पर है जातिगत संतुलन, सभी वर्गों को नहीं लिया जा सकता था, क्षेत्र का लिहाज भी करना था, राजनीतिक समन्वय भी बनाए रखना थे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें कई नई भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, खास करके भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बहुत लंबी दूरी की सोच करके काम करता है। तो मुझे लगता है कि आज हमें जो पिक्चर दिख रही है उस पिक्चर में कमजोर नजर आ रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ लोगों को महत्व दिया जाए। अब बात अगर हम करें, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में सरकार बनी, जिस मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी है, उस लिहाज से तो पश्चिम बंगाल के ज्यादा लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन मात्र 2 पे संतोष करना पड़ा वहां। पंजाब की बात करें, पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां भी 2 लोगों को लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, बट जो चेहरे लिए गए वो चेहरे अपेक्षाकृत अन्य नेताओं के मुकाबले उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जगह दी गई है। तो देख सकते हैं नए लोग कितना काम करेंगे। इसमें क्या कारण है कि जो लोग दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका थोड़ा समय भी हो गया इसके अंदर, इनको तरजीह क्यों नहीं मिल रही, ना संगठन में ना सरकार में? कहीं क्या है ये? भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा तो लेके चलते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है, आप देखिए लंबे समय से परंपरा रही है। बालन शुक्ल की भी बात करें, बालन शुक्ल भाजपा में आए थे, लेकिन बालन शुक्ल बाद में फिर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन सुरेश पचौरी को ना राज्यसभा ना संगठन में कार्य विशेष आमंत्रित सदस्य बना करके उपकृत किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है
कि एकदम से जब तक वो आपको पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ पार्टी में शामिल नहीं कर लेते तब तक, जैसे सिंधिया जी की भी बात करें, सिंधिया जी को भले केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद दिया गया हो, लेकिन उन्हें भी उस जगह तक पहुंचने में जो अपनी गर्दन अकड़ के रखते थे, वो उन्हें जी भाई साहब करने की आदत डालना पड़ी, महाराज सुनने की आदत को खत्म करना पड़ा, तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी में मिक्सअप हो पाए। और चूंकि सिंधिया का लिहाज से अगर हम बात करें तो चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को वहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, इसलिए भी एक सिंधिया को नहीं दिया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सिंधिया परिवार की जो संपत्ति के बंटवारे के झगड़े थे, वो देखिए आप एक हद तक सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी सिंधिया को वो महत्व नहीं दिया गया। लेकिन बाकी नेता जो लंबा काम करके आए हैं, अनुभवी राजनेता हैं, उनको भी पद ना देना, ये बात उसकी रीति नीति में आता है भाजपा की। कहा जाता है कि भाजपा या कांग्रेस में हमेशा कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अभी तक, वे ही भविष्य में प्रधानमंत्री के पदों के दावेदार रहे। मतलब उनका कद इतना ऊंचा होता था कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बेहतर तरीके से चुना था। चाहे हम अटल जी की बात कर लें, आडवाणी जी की बात कर लें, चाहे हम और भी लोग जो रहे हैं, जिन लोगों ने जो पद पे इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे रहे हैं, ये तमाम लोग उस कद के रहे कि उनका अपना खुद का इतना कद था कि वो पूरी जरूरत पड़ जाए तो पूरी भाजपा को अपने जाजम पे खींचने का मादा रखते थे। पर अभी जो स्थितियां बन रही, क्या नितिन नवीन, जितनी भी भाजपा की जो टीम है या भाजपा का जो नेतृत्व है, क्या वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से इस टीम को एक जाजम पे खड़ा करने की हैसियत रखते हैं? देखिए, एक समय था नवनीत जी, जब भारतीय फिल्मों में सिने इतिहास में कहा जाता था, सिने जगत में कहा जाता था कि 1 से 10 तक के सुपरस्टार सिर्फ अमिताभ बच्चन हैं। आज भी वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। 1 से 10 तक सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम ताकतवर है तो वो ताकतवर नाम अमित शाह का है। तो इसलिए बाकी राजनेताओं की लॉटरी खुलेगी या नहीं खुलेगी। और चूंकि नितिन नवीन के अनुभव की बात करें तो नितिन नवीन का अनुभव और बाकी नेताओं का, मसलन हम बात कर लें, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, तो इनके मुकाबले तो वो भी कम है। तो अभी तो उन्हें वो राजनीति के वो गुर भी सीखना पड़ेंगे जो इन राजनेताओं के अंदर भरे हुए हैं, कूट कूट कर भरे हुए हैं। और जब कूट कूट कर भरे हुए राजनेता मोदी या शाह से पार नहीं पा रहे हैं, तो नितिन नवीन की तो आप कल्पना करना बेमानी है। तो इसलिए ये दौर आप मान के चलो कि अब पार्टी में इस तरीके की कोई बात नहीं हो सकती भाजपा में कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार या प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। क्या लग रहा है 2029 का सिनेरियो, आपको क्या लग रहा है 2029 के सिनेरियो में? क्योंकि जो तोड़फोड़ दूसरी पार्टियों में की जा रही है और जो मतलब दलों को छोटा किया जा रहा है, जिनके अस्तित्व खत्म किए जा रहे हैं, क्या 2029 में ये परंपरा आगे और बढ़ेगी या माना जाए कि अब की बार 400 पार का नारा इसी तोड़फोड़ से पूरा किया जाएगा? देखिए, अगर हम मोदी जी के कोर एजेंडे की हम बात करें तो मोदी जी का कोर एजेंडा सिर्फ 2 ही है। एक परिसीमन पास कर लेना जो मिशन 2047 तक काम आएगा, और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी की दिली इच्छा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दें, तो जिससे उनकी उपलब्धि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन जुड़ जाएगा। परिसीमन तो चूंकि सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया और एक राजनीतिक हिसाब किताब से अगर देखें तो ये 2047 तक का मिशन जो भाजपा लेकर चल रही है, उसके लिहाज से हम मान सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा आने वाले टाइम में या भविष्य में। जब भी इतिहास भारतीय राजनीति का लिखा जाएगा तो उसमें जो व्यक्ति 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर के आएगा या अपने सपने को साकार कर पाएगा, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में पर्याप्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता, जो 400 पार का दावा था, तो आप मानकर चलिए कि अभी तक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की परिस्थितियां बन गई होती और कई राज्यों के साथ लोकसभा का आने वाला चुनाव हो जाता। अभी जो वर्तमान परिस्थिति मुझे नजर आ रही है कि सबसे पहले परिसीमन बिल को पास करेंगे, और परिसीमन बिल पास करने के बाद एक बार फिर एक बहुत बड़ी टूट फूट भारतीय राजनेताओं विपक्ष की पार्टियों में होगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल ला करके अपने सपने को साकार करने की दिशा में
सरकार ये काम कर पाएगी। हाँ, मतलब अपन ये माने कि अगर पिछली बार ही चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे को ढंग से अगर पूरा कर दिया होता विपक्ष के दलों ने, तो इसका मतलब ये होता है कि इतनी मेहनत ही लगती नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ये तोड़फोड़ करने के लिए, क्योंकि सब लगाया मिलता, मेहनत कम लगती। मतलब माना जाए विपक्ष की गलती के कारण ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नहीं नवनीत जी, इसको विपक्ष की गलती कहना तो बेमानी होगा। ये भारतीय लोकतंत्र की और वो भारतीय जो जनता है वो सब कुछ समझती है कि किस एजेंडे पर सरकार जा रही है। अगर 400 पार करा देती तो जो तानाशाही रूप भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश को देखना पड़ता, अभी भी देखना पड़ रहा है, तो वो जो देखना पड़ता तो उसके बाद आम जनता भी त्राहिमाम करने लगती। चूंकि कुछ एजेंडे इतने विशेष थे भारतीय राजनीति में जो मोदी जी की लोकप्रियता को कम नहीं कर पाए। लेकिन 2024 के चुनाव में आप देखिए, जहां 400 पार का आप नारा लगा रहे थे, जहां आप 333 सीट के ऊपर थे, उससे सिमट करके आप 240 पर आ गए। तो ये भारतीय जनता की बौद्धिकता और समझदारी है कि वो एकदम से किसी को भी आगे नहीं बढ़ाती, एकदम से पीछे नहीं करती। चाहे इंदिरा गांधी का राज रहा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नेहरू रहे। इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। 240 सीटों में भी 27 सीटें ऐसी थी जो बहुत राम करके जीती गई, अन्यथा कुछ और ही परिदृश्य सामने आता। एक और सवाल है मेरा ये कि पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है और अब उन्हें वापस पार्टी का, मतलब उनका कद इतना ऊंचा था, वापस उसको पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया। 2014 के पहले भी वो कोषाध्यक्ष ही थे और सबको पुराने मुकाम पे वही पहुंचाया जा रहा है जो जहाँ पर हुआ करता था। वो चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर को मान लें, जो जहाँ थे वहीं के वहीं वापस पहुँचने लगे लोग। क्या माना जाए, ये भविष्य में जब भी विस्तार होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो इस फेरबदल में ये प्रभावित होंगे ये लोग? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के सांसद टूट कर आ रहे हैं, उन जिनका शर्त उनके साथ रखी, जब भी शामिल होता है कोई भी राजनेता दूसरी पार्टी से आकर भाजपा में, तो वो ये कहता है कि हम बिना शर्त आए, लेकिन बिना शर्त कोई भी दल भैया कभी भी नहीं करता है। तो उन्हें भी एकोमोडेट करना है। और अगर हम पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल चाहे कोषाध्यक्ष रहें या सरकार में रहें, उनकी जो ताकत है, उनकी जो भूमिका है, क्योंकि पीयूष गोयल एक बहुत अच्छे सीए के तौर पर जाने जाते हैं, तो पैसे के मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो पीयूष गोयल सत्ता में रहें या ना रहें, सरकार के लिए और संगठन के लिए फायदेमंद रहेंगे। स्वयं के लिए कितना फायदा वो ले लेते हैं वो एक अलग बात। पीयूष गोयल एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंत्री हुए जो लगातार नौकरियों की बात करते थे। जब इसके पहले जिस मंत्रालय में रहे, उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां इस बार निकलेगी। फिर जब पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ एक समझौता हुआ तो उन्होंने कहा फिर 10 लाख नौकरियां आपके पास मिलेगी। नौकरियां मिली या नहीं मिली ये तो पता नहीं, पर वे लगातार नौकरियां बांटने का आह्वान हमेशा करते रहे हैं। अब भविष्य में देखा जाएगा कि संगठन में उनकी ताकत का क्या रहा है और संगठन आने वाले चुनाव में क्या भूमिका निभा पाएगा। कई सवाल खड़े हो गए हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद कई दिक्कत चेहरों को लगने लगा है कि आने वाले समय में उम्रदराज नेता जहां पार्टी की विरासत में किनारे कर दिए जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एवरेज उम्र जो है वो अब धीरे धीरे, जो अभी हाल 70 साल के लगभग हो रही थी मंत्रियों में भी, वो भी घट कर अब 60 और 65 के बीच में पहुंच जाएगी। तो इसका इंतज़ार करना होगा। पर पार्टी को इस पूरे फेरबदल और नए संगठन से क्या मिलेगा ये समय बताएगा। और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता जो किसी और आज से भी अभी रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं समय का, हालांकि उनको इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके साथ कि भविष्य की राजनीति भाजपा की कैसी होगी। मुद्दा गर्म था, हमें लगा इस पर बात होना चाहिए, तो हमने गौरव जी से बात की। एक बार फिर उनको भी धन्यवाद और कार्यक्रम देखते रहिए। दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।